नमस्ते। आज हमारे पास जो सामग्री है वो 10वीं कक्षा की हिंदी की किताब का एक अध्याय है। एक कविता जिसका शीर्षक है मन। अब हो सकता है कि ये सुनकर लगे कि हम स्कूल के दिनों में वापस जा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये कविता जितनी छोटी है उतनी ही गहरी भी। बिल्कुल। इसे लिखा है विकास परिहार ने और ये हाइकू नाम की एक जापानी विधा में है। 3-3 पंक्तियों की छोटी छोटी कविताएं। तो आज का हमारा मकसद दोहरा है। एक तो इस कविता की आत्मा तक पहुंचना, इसके हर एक भाव को समझना जो किसी भी उम्र के इंसान को छू सकता है, और साथ ही हमारे उन श्रोताओं के लिए इसे पूरी तरह से तैयार करना जो महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा के लिए इस अध्याय को समझ रहे हैं। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि ये चर्चा इतनी दिलचस्प हो कि परीक्षा की तैयारी भी हो जाए और कविता का आनंद भी मिले। हाँ, हम कविता के अर्थ, कवि के परिचय से लेकर परीक्षा में किस तरह के सवाल आ सकते हैं, उन सभी पहलुओं को इस बातचीत में समेट लेंगे। तो यह सिर्फ एक विश्लेषण नहीं, बल्कि एक खोज होगी। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कवि और इस अनोखे काव्य रूप हाइकू को समझने से शुरू करते हैं। विकास परिहार, इनका परिचय भी बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ एक कवि नहीं है। सही कहा। विकास परिहार जी का जन्म हुआ था 1983 में मध्य प्रदेश के गुना में, और उनकी यात्रा देखिए, 2006 तक वे भारतीय वायुसेना में थे। अच्छा। हाँ, एक सैनिक का जीवन जिसमें अनुशासन और आसमान होता है। फिर वो पत्रकारिता और रेडियो की दुनिया में आए, जहां शब्द और संवाद होते हैं। मुझे लगता है कि उनके जीवन के ये जो अलग अलग अनुभव हैं, वो उनकी कविताओं में झलकते हैं। उनमें एक फौजी जैसी सटीकता भी है और एक कलाकार जैसी गहराई भी है। और शायद इसीलिए उन्होंने हाइकू को चुना होगा, है ना? ये एक ऐसी विधा है जहां एक भी फालतू शब्द की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल। आपने बताया कि ये जापानी विधा है। इसकी खासियत क्या है? सिर्फ 17 अक्षर 5-7-5 के ढांचे में इतनी छोटी सी जगह में कोई बड़ी बात कैसे कह सकता है? यही तो इसकी खूबसूरती और चुनौती है। हाइकू सिर्फ अक्षरों का गणित नहीं है, बल्कि एक दर्शन है। ये कम में ज्यादा या लेस इज मोर के सिद्धांत पर चलता है। 5वें दशक के आसपास ये हिंदी साहित्य में आया। अच्छा। हाइकू का मकसद है कि एक पल को, एक अनुभव को या एक गहरे विचार को पकड़कर उसे कम से कम शब्दों में क्रिस्टल की तरह साफ पेश कर देना। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। मतलब ये खाली जगह छोड़ देता है ताकि हम उसे भर सके। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक तरह की दिमागी कसरत भी है। चलिए अब कविता की पंक्तियों में उतरते हैं और देखते हैं कि कवि ने इन छोटे छोटे कैप्सूल्स में कौन सी बड़ी बातें भरी हैं। पहला हाइकू है, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। पहली बार में तो ये एक सीधी सीधी साइंस की बात लगती है। हाँ, इसका जो सतही अर्थ है वो तो यही है कि अंधेरा जितना गहरा होगा, रोशनी की एक छोटी सी किरण भी वो उतनी ही तेज चमकेगी। सही। लेकिन इसका असल जादू इसके भाव में है। यहाँ अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, बल्कि जीवन की निराशा, मुश्किलों और वो जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उनका प्रतीक है। मतलब जब आप पूरी तरह से निराश हो, तब उम्मीद की एक छोटी सी झलक भी बहुत बड़ी लगती है। ये तो बहुत ही आशावादी शुरुआत है। बिल्कुल। और छात्रों के लिए यहाँ अंधेरा और प्रकाश जैसे शब्द एक दूसरे के विलोम या विरुद्धार्थी शब्द भी हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगला हाइकू इसी आशा को कर्म में बदल देता है। करते जाओ, पानी की मत सोचो, जीवन सारा। ये तो सीधे सीधे गीता के उपदेश की याद दिलाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सही पकड़ा आपने। लेकिन आज के दौर में ये कितना मुश्किल है। हम हर काम के नतीजे के बारे में पहले सोचते हैं। और कवि शायद इसी आधुनिक चिंता पर चोट कर रहे हैं। उनका संदेश है कि जीवन की सार्थकता मंजिल में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो आप कर्म करते हुए तय करते हैं। अगर आप सिर्फ फल के बारे में सोचेंगे तो हर पल एक बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आप काम में डूब जाएं तो पूरा जीवन ही एक साधना बन जाता है। लेकिन जीवन की यात्रा हमेशा सीधी तो नहीं होती। अगला हाइकू इसी सच्चाई को सामने रखता है। जीवन नैया मंझधार में डोले, संभाले कौन। यहाँ नैया मतलब नाव, है ना? हाँ, नैया यानी नाव, और मंझधार मतलब नदिया सागर का वो बीच का हिस्सा जहाँ सबसे ज्यादा खतरा होता है। अच्छा। कवि यहाँ जीवन की तुलना एक नाव से कर रहे हैं जो इस दुनिया रूपी सागर के बीच में डगमगा रही है। और फिर वो एक सवाल पूछते हैं, संभाले कौन। और ये सवाल बहुत बेचैन करने वाला है,
क्या कवि इसका जवाब दे रहे हैं या ये सवाल हमारे लिए छोड़ रहे हैं? मुझे लगता है ये सवाल ही जवाब है। जब आप पूछते हैं कौन संभालेगा, तो इसका एक छिपा हुआ अर्थ ये भी है कि शायद आपको ही संभालना होगा। अच्छा। ये आत्मनिर्भरता की ओर एक इशारा है। ये जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करने और खुद ही अपनी नाव का खेवनहार बनने की प्रेरणा देता है। ज़ाव, अंधेरे, कर्म और संघर्ष के बाद कविता का मिजाज थोड़ा बदलता है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, यहाँ थोड़ी राहत महसूस होती है। बिल्कुल, फागुन का महीना ही उल्लास का प्रतीक है, वसंत और होली का समय। ये हाइकू बताता है कि जीवन में मुश्किलें खाई नहीं है। फागुन की तरह खुशियां और नए रंग भी आते हैं। यहाँ रंग बिरंगे एक सुंदर शब्द युग्म का उदाहरण है जो भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है। परीक्षा में अक्सर ऐसे शब्द पहचानने को आते हैं। और अगला हाइकू तो मेरे हिसाब से इस पूरी कविता का दिल है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली बिंब है, एक इमेज है। कांटे यानी बाधाएं, आलोचनाएं, दर्द। हाँ। और उन सब के बीच एक फूल है जो ना सिर्फ खिलता है बल्कि खिलखिलाता है। वाह! वो अपनी परिस्थितियों पर रो नहीं रहा, बल्कि उन्हें स्वीकार करके अपनी पूरी सुंदरता के साथ जी रहा है। कवि कहते हैं कि यही असली प्रेरणा है। ये मुझे उस पहले हाइकू की याद दिला रहा है, घने अंधेरे में चमकता प्रकाश। सही। दोनों में एक ही भाव है, प्रतिकूलता में सौंदर्य और आशा। अगर परीक्षा में कविता में प्रेरणा देने वाले घटक जैसा कोई सवाल आए तो ये दोनों बिंदु उसमें लिखे जा सकते हैं। एकदम सही। अब कविता हमारे बाहरी जीवन से हमारे मन के अंदरूनी संसार में प्रवेश करती है। ये दुहाई को एक साथ पढ़नी चाहिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, और फिर खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन या घुटन, और विषाद मतलब गहरा दुख। हाँ। तो पहले मन की घुटन आंसुओं के रास्ते बाहर आती है और फिर उन्हीं आंसुओं से दुख धुल जाता है और मन पावन यानी पवित्र हो जाता है। ये तो आंसुओं की शक्ति के बारे में है। हम अक्सर रोने को कमजोरी की निशानी मानते हैं, जबकि कवि उसे एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया, एक क्लेंजिंग प्रोसेस बता रहे हैं। ये एक तरह का कथारसिस है। मन में दुख को दबाकर रखना एक जहर की तरह है। आंसू उस जहर को बाहर निकालने का प्राकृतिक तरीका है। खारे जल यानी आंसू मन के मैल को धो देते हैं। देखिए कितनी सरल भाषा में कितनी गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई कह दी गई है। और इसके बाद जो हाइकू है वो शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है। जिजीविषा। जिजीविषा, ये शब्द ही बहुत भारी है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? जिजीविषा का अर्थ है जीने की प्रबल इच्छा, अ स्ट्रॉन्ग विल टू लिव। ये सिर्फ सांस लेना नहीं है। अच्छा। कवि के अनुसार जिजीविषा का असली मतलब है जीवन के जहर को पीना, यानी उसकी कड़वाहटों, संघर्षों और चुनौतियों को स्वीकार करना और फिर भी हर पल जीने की कोशिश करना। ये मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उनके बीच रहकर जीने की कला है। अब हम कविता के अगले हिस्से पर आते हैं। यहाँ भी मन की पीड़ा की बात है, लेकिन एक अलग अंदाज में। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। ये फिर से आंसुओं पर है, लेकिन यहाँ रूपक बहुत सुंदर है। रूपक? हाँ, पहले आंसू आंखों के द्वार से आए थे, अब मन की पीड़ा खुद बादल बन गई है। जैसे भाप जमा होकर बादल बनती है और फिर बरसती है, वैसे ही दुख जमा होकर आंखों से बरस जाता है। यहाँ मन की पीड़ा को सीधे सीधे बादल का रूप दे दिया गया है। साहित्य की भाषा में इसे रूपक अलंकार कहते हैं। यह तुलना नहीं है, ये सीधा आरोप है कि पीड़ा ही बादल है। वाह, ये भाव को और भी तीव्र बना देता है। बिल्कुल। इसके बाद का हाइकू रिश्तों की एक अजीब सी कश्मकश को दिखाता है। चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। ये पढ़कर मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, साथ होकर भी साथ ना होना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उन रिश्तों की कहानी है जो समानांतर पैरेलल चलते हैं। वे हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, लेकिन उनके बीच हमेशा एक खामोश दूरी बनी रहती है। वे कभी एक नहीं हो पाते। ये आज के डिजिटल युग में और भी ज्यादा सच लगता है। हाँ, जहां हम हजारों लोगों से जुड़े हैं, पर फिर भी गहरे स्तर पर मौन और अकेले हैं। इसी अकेलेपन को अगला हाइकू आगे बढ़ाता है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। यहाँ सितारे उम्मीदों, सपनों या हमारे प्रियजनों के प्रतीक हैं, और बादल हैं
मुश्किलें या निराशा। अच्छा। तो जब मुसीबतें आती हैं तो हमारी उम्मीदें और सहारे छिप जाते हैं और जीवन का आकाश एकदम सूना और खाली लगने लगता है। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण आती है, कला के रूप में। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। ये सृजन की शक्ति है, क्रिएशन की पावर। कवि कहता है कि कलाकार अपनी भावनाओं और विचारों को जब गीत का स्वर देता है तो वो गीत अमर हो जाते हैं। मतलब इंसान चला जाता है। इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी बनाई हुई कला, उसके शब्द, उसका संगीत, वो हमेशा जिंदा रहता है। ये एक तरह से समय पर विजय पाने जैसा है। और अब आखिरी हाइकू, जो एक पहेली की तरह है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। ये कैसे हो सकता है? चारों तरफ पानी है और मछली प्यासी है। ये एक विरोधाभास है और ये कविता का सबसे गहरा दर्शन समेटे हुए है। अच्छा। इसका मतलब है कि भौतिक सुख सुविधाओं या संसाधनों के सागर के बीच रहते हुए भी इंसान आत्मिक रूप से अधूरा या असंतुष्ट, मतलब प्यासा रह सकता है। ओहो। हो सकता है किसी के पास दुनिया की सारी दौलत हो, लेकिन उसे खुशी या मन की शांति के लिए तरसना पड़ रहा हो। तो ये दिखाता है कि हमारी असली जरूरतें शायद भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। इस पूरी कविता को समझने के बाद अगर हमें इसका एक केंद्रीय भाव निकालना हो तो वो क्या होगा, जो परीक्षा के लिए भी एक तरह से सारांश का काम करे? इसका केंद्रीय भाव यही है कि मन कविता में कवि ने जीवन के विभिन्न रंगों, आशा और निराशा, सुख और दुख, मिलन और विरह, इन सबको प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है। ये कविता हमें जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने, कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और छोटी छोटी चीजों में गहरे अर्थ खोजने की प्रेरणा देती है। ये मन के अंदर के तूफान और शांति दोनों का बहुत ही सजीव चित्रण है। ये तो अद्भुत है। हमने कविता के हर पहलू को छू लिया। व्याकरण की कुछ बातें जैसे समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द युग्म और अलंकार, वो भी बातचीत में आ गई। मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद किसी भी छात्र के लिए इस कविता को समझना और इसके प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, और महत्वपूर्ण यह है कि वे सिर्फ उत्तर न रटें बल्कि कविता के भाव को महसूस करें। सही। जैसे अगर मछली प्यासी रही का अर्थ लिखना है तो सिर्फ ये न लिखें कि सब कुछ होते हुए भी कुछ न होना, बल्कि ये भी समझाएं कि यह आत्मिक और भौतिक सुख के अंतर को दर्शाता है। समझकर लिखने से उत्तर में गहराई आती है। बिल्कुल। तो ये थी विकास परिहार की कविता मन पर आज की हमारी गहरी चर्चा। हमने देखा कि कैसे सिर्फ 17 अक्षरों में ब्रह्मांड जितनी बड़ी बातें कही जा सकती हैं। और यहाँ मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जरूर। आज का युग जो है वो सूचनाओं के विस्फोट का युग है। लंबे लंबे लेख, घंटों के वीडियो, सोशल मीडिया पर न खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग। हाँ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। बिल्कुल। ऐसे में हाइकू जैसी संक्षिप्त विधा क्या हमें कुछ सिखाती है? एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या आज हमें कम शब्दों में गहरी बात कहने और समझने की कला को फिर से सीखने की जरूरत नहीं है? शायद आज के दौर में सबसे प्रभावशाली संवाद वही है जो हाइकू की तरह हो, संक्षिप्त, सटीक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला। इस पर जरूर सोचिएगा।